हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। और इसमें जो है अगर बात करें तो वीडियो एग्ज़ाम्स में हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 11 तक हो चुका है। आज का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11, सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक तो दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश को पढ़ के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हमको लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? अब इस गद्यांश के अनुसार बताना। ठीक है, तो इस गद्यांश में अगर देखा जाए, जब पढ़ेंगे तो एक आदर्शवादी वाक्य निकल के आता है इसमें एकांकी स्वर। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर जो है वो है आदर्शवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है? कौन सी भी शैली जो है प्रयोग किया गया है इस ऊपर जो गद्यांश लिखा हुआ है, तो इसमें जो है एक आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, किसका चित्रण किया गया है? तो वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंग मंचेता और अभिनेता के दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी क्या हैं? तो इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वर्मा जी के एकांकी के अनुसार ये सफल हैं। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वर स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर कितने हैं ये बताना। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो उसमें बताना है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। हिंदी गद्यांश में अगर हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की बात करेंगे तो टोटल 4 हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और डी। तो इस तरीके से 4 स्वर जो आते हैं ये किस में आते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं। आपका आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो 4 वर्ण हैं, और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये हैं, बी पार्ट में लिखा हुआ है, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी विज्ञान भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का ह्रस्व है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो बड़ा ऊ जो है ये पश्च संवृत्त प्रकार का स्वर होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से अघोष वर्ण की बात करेंगे, उसमें से क्या हो जाएगा अघोष वर्ण? तो अघोष वर्ण है सा शब्द। ठीक है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाए। सा जो वर्ड होता है या वर्ण होता है ये अघोष के अंतर्गत आता है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? इसमें से अगर कंठ वर्ण की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। छोटा आ जो होता है यह कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो है बीड़ा वादनी शब्द जो लिखा हुआ है ये योग रूढ़ शब्द है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? अगले प्रश्न में बताना है उड्डयन का संधि विच्छेद। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस डयन आता है, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। ये किस प्रकार के संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, किस संधि के उदाहरण के अंतर्गत आएगा? तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में अगर देखा जाए तो इसमें जो है कर्मधारय समास आएगा। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रज्ञ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग की बात करें तो मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है। तो इस तरीके से इसमें प्रज्ञ में बताना है कौन सा उपसर्ग है। प्रज्ञ में उपसर्ग प्रा लगा हुआ है। आंसर सी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, परा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्यय लगा हुआ एरा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? लास्ट में प्रत्यय लगता है तो एरा शब्द इसमें लुटेरा में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से तत्सम शब्द की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ग्राहक जो शब्द होता है ये तत्सम होता है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इसमें से कौन तद्भव रूप है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ईख। ठीक है, ईख शब्द जो है ये तद्भव रूप होता है, बाकी अभिलाषा, इच्छा, उल्लू ये सब तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो है ये होता है तद्देश शब्द। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खिड़की जो है देश शब्द के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो दलाल शब्द विदेशी है, बाकी सारे देशी हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ठीक है, बाप का जो है संबंधवाचक संज्ञा रूप की बात करेंगे तो बपौती इसका जो है संबंधवाचक संज्ञा रूप बनता है। तो आंसर इसका करेक्ट जो है डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है? तो इसमें से अगर देखें तो कुछ शब्द जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द की बात करेंगे तो अजित शब्द जो लिखा हुआ है ये विशेषण के अंतर्गत आएगा। अजित, ठीक है, अजित जो है ये विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ठीक है, राधा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें क्रिया के कौन सा भेद है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा इसका द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या होते हैं? तो उन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं? अमृत, सुरतरु, परिजात, पारिजात या कल्पतरु, इसमें से कौन सा जो है कल्प वृक्ष का जो है पर्यायवाची नहीं है? तो ए पार्ट में जो अमृत लिखा है, अमृतत्व, ये जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कल्पतरु, सुरतरु, पारिजात और देवतरु, कल्पलता, ये सब अमृत के कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भूगोल का विपरार्थक शब्द बताना है। भूगोल का विपरार्थक शब्द खगोल होता है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो स्त्री जिसका पति परदेश अथवा विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वाक्य के लिए एक शब्द इसको कहा जाता है प्रोषित पतिका। ठीक है, उसको एक शब्द क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निश्चल और निश्चल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? यानी पहला निश्चल और दूसरा निश्चल दो तरीके से लिखा हुआ है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इन दोनों में बताना कि पहले का क्या अर्थ होता है, दूसरे का क्या अर्थ होता है। तो पहले वाले निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, दूसरे वाले निश्चल का अर्थ होता है अटल। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना, यानी अब्ज का कौन सा शब्द इसमें अनेकार्थी नहीं बनेगा? तो वो शब्द है मेघ। ठीक है, अनेकार्थी अब्ज का अनेकार्थी मेघ नहीं होता, बाकी अब्ज का अनेकार्थी में शंख होता है, अब्ज का एक अर्थ चंद्रमा होता है, अब्ज का एक अर्थ कपूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध रूप से कौन सा लिखा हुआ है? वाल्मीकि शब्द लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो बी पार्ट में जो लिखा हुआ वाल्मीकि, ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से अगर देखा जाए वर्तनी की दृष्टि से तो यान शब्द जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे सही लिखे हो। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक की बात करेंगे तो इसमें कर्ता कारक आएगा। ठीक है, उसने अगर कर्ता कारक का परसर क्या होता है? ने, तो उसने में ने लगा हुआ तो यहाँ पे कर्ता कारक जो है आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए स्त्रीलिंग तो भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो कुर्सी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट हो जाएगा। प्राण शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भविष्य काल में बदलना है, बच्ची रो रही थी, इस ये पास्ट में दिया, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं भूतकाल। ठीक है, इसको भविष्य काल यानी कि फ्यूचर में बदलना है। तो देखिए इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? बच्ची रोती थी, ये भी पास्ट में है। बच्ची रोती है प्रेजेंट में है। बच्ची रो रही है, ये भी प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूस में। बच्ची रो रही होगी, ये फ्यूचर में बन रहा है, यानी कि भविष्य काल में बन रहा है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भाववाच्य बताना है, कौन सा भाववाच्य इसमें से? तो भाववाच्य की बात करें, तुम फूल तोड़ दोगे, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो भाव आज किस में निकल रहा है? तो भाव का अर्थ जो निकल रहा है वो बी पार्ट में निकल रहा है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीली कमीज वाले छात्र को एक कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। इसमें से 21 प्रकार का वाक्य भेद है। तो ये जो है सरल वाक्य है। ठीक है, नीली कलम वाले छात्र को एक कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को एक कलम दे दो, तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप बताओ क्या होगा? इसका शुद्ध रूप ये गलत लिखा हुआ है। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो गलत है, इसको कहा जाता है अपना काम स्वयं करो, ये सही रूप से इसका होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
इसमें से अर्धविराम कौन सा है? अर्धविराम की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये बिंदी, उसके नीचे कामा, ये जो होता है ये अर्धविराम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो आंसर इसमें बी सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्व करना विकल्प में से किस मुहावरे का अर्थ होता है कि गर्व करना? ठीक है, इसमें से बताना है। ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना। तो इसमें से गर्व करना जो होता है वो होता है ऐंठ कर चलना मुहावरा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। ठीक है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। राइट आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, भाव अनुवाद को कहते हैं अर्थ अनुवाद। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो भोजपुरी जो है ये बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, जो कि दिया हुआ है। सी पार्ट इसका राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेटस क्यू के लिए जो है सटीक हिंदी अनुवाद। स्टेटस क्यू के सटीक मतलब हिंदी बताना है क्या होगा इसका अर्थ? तो इसका मतलब होता है यथास्थिति। आंसर सी ए पार्ट राइट हो जाएगा। सूर्यदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूर्यदास सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा गया। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवियों में अगर देखें तो चिंतामणि जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में इसमें देखें तो जीवन का बृहत चित्र मिलता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी से उपन्यास जो है नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।